और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। साथियों, बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की यह भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाएं। क्योंकि एएमयू में जो भी बातें वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर वो राष्ट्र के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोड़ेंगे। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। आपको एक तरफ अपनी यूनिवर्सिटी के सॉफ्ट पावर को और निखारना है और दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दायित्व को निरंतर पूरा करना है।
मुझे विश्वास है एएमयू से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र छात्रा अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेगा। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। साथियों, अपनी इस बात को विस्तार देते हुए सर सैयद ने एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। साथियों, आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। आज देश गरीबों के लिए जो योजनाएं बना रहा है, जो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही है, बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, बिना किसी भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए, बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया, बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एक एलुमनाई से हुई थी। वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने तो इसका लाभ सभी को हुआ। ये शौचालय भी बिना भेदभाव ही बने थे, लेकिन एक उसका एस्पेक्ट ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है और न ही एकेडमिक वर्ल्ड का इस पर उतना ध्यान गया है। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हर स्टूडेंट इस पर गौर करे। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में
बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। आज भी एएमयू के पास ये गौरव है कि इसकी फाउंडर चांसलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। 100 साल पहले की परिस्थितियों में यह किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। आधुनिक मुस्लिम समाज के निर्माण का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बढ़ाया है। साथियों, पहले यह कहा जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। यह बात सही है, लेकिन परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविष्य खुद तय कर सके। एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ लेकर आते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में होता है एम्पावरमेंट। एक एम्पावर्ड विमेन का हर स्तर पर, हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का। फिर चाहे बात परिवार को डायरेक्शन देने की हो या फिर देश को डायरेक्शन देने की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की अन्य शिक्षा संस्थानों से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा में जोड़े और उन्हें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन तक लेकर के जाएं। साथियों, एएमयू ने हायर एजुकेशन में अपने कॉन्टेम्पररी करिकुलम में उससे बहुतों को आकर्षित किया है। आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर डिसिप्लिनरी विषय पहले से पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई छात्र साइंस में अच्छा है और उसे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके।
यही भावना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नए नए स्टार्टअप्स के जरिए देश की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है। रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक आउटलुक उनकी पहली प्रायोरिटी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के युवाओं की इसी एस्पिरेशंस को प्राथमिकता दी गई है। हमारी कोशिश ये भी है कि भारत का एजुकेशन इकोसिस्टम दुनिया के आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक बने। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था है, उससे स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा के बारे में फैसले लेने में आसानी हो गई है। हर एग्जिट ऑप्शन के बाद उन्हें एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स की फीस की चिंता किए बिना अपना फैसला लेने की आजादी होगी। साथियों, सरकार हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ाने और सीटें बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 आईआईटीज थी, 16। आज 23 आईआईटी है, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल आईटीज थी, 9 ट्रिपल आईटीज थी। आज 25 ट्रिपल आईटीज हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहां 13 आईआईएम्स थे, आज 20 आईआईएम्स हैं। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत काम किया गया है। 6 साल पहले तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे, आज देश में 22 एम्स हैं। शिक्षा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी तक पहुंचे, बराबरी से पहुंचे, सभी का जीवन बदले, हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, एएमयू के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। क्यों न 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हों। जैसे एएमयू के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है, क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए, जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इन महापुरुषों के जन्मस्थान जाए, उनकी कर्मभूमि जाए, उनके परिवार के लोग अब कहां हैं उनसे संपर्क करें। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सप्लोर करें। उदाहरण के तौर पर 75 हॉस्टल्स एक एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक और काम है जो देश के लिए एएमयू के छात्र छात्राएं कर सकते हैं। एएमयू के पास देश की इतनी बेशकीमती प्राचीन पांडुलिपियां है। ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मैं चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें डिजिटल, इन्हें वर्चुअल अवतार में पूरी दुनिया के सामने लाएं। मैं एएमयू के विशाल
एल्यूमिनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एल्यूमिनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। जिस सदी को भारत की सदी बताया जा रहा है, उस लक्ष्य की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ता है, इसे लेकर पूरी दुनिया में क्यूरियोसिटी है। इसलिए आज हम सभी का एकमात्र और एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। जब इसको लेकर एक मजबूत नींव पड़ेगी तो लक्ष्य तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं